यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था dc/dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन को हम मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम हो जाएगा टाइम इनवर्स, यानी लिख सकते हैं इसकी यूनिट मोलर टाइम इनवर्स। टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। क्वेश्चन में जैसा दे रखे उसे आप सॉल्व कर लें। ठीक, मोलर को हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर टाइम, ये यूनिट हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की। टाइम में सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलो। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है, यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है, ये सारे ऑर्डर के लिए होगी, एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑर्डर्स। यानी चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, सब में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम। सही है ना, मोल पर लीटर पर टाइम। अब इसके बाद अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने जाओगे तो देखो फॉर्मूला अपने पास होता है, रेट लॉ लगा देंगे के पावर ए। अगर जीरो ऑर्डर के लिए निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे, रेट लॉ लगा दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए की पावर हो जाएगी जीरो। और रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर, जीरो हो, वन हो, टू हो, उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर टाइम, और ये बराबर हो जाएगा के इंटू वन। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम होती है, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगा दो, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा के ए की पावर वन। ये तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम इज इक्वल टू के। ए कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर। तो ध्यान से देखो, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, बोलो, और यहाँ के की यूनिट हो जाएगी टाइम इनवर्स, पर यूनिट टाइम है ना, मोल पर लीटर पर टाइम है ना, तो यहाँ के की यूनिट हो जाएगी टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल। याद रखना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछते हैं, जीरो ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी पूछ सकते हैं। ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला लगा दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करोगे, मोल पर लीटर पर टाइम इज इक्वल टू के। अब यहाँ मोल स्क्वायर और लीटर की पावर -2 हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मोल 1 -2, ऊपर आएगा ये -2 हो जाएगा, लीटर -1 +2, और टाइम इनवर्स तो है ही है। तो यहाँ हो जाएगा मोल की पावर -1, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। अब देखो, अगर किसी nth ऑर्डर में पूछा है, कोई भी ऑर्डर दे रखा हो, nth ऑर्डर 1/2, 3/2, -1/2, 4, 5, कितना भी दे रखा हो nth ऑर्डर, उसके लिए अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देना तुम, फॉर nth ऑर्डर। अगर nth ऑर्डर के लिए पूछ रखा है तो उसका फॉर्मूला लगा देना, के हो जाएगा मोल 1 - n लीटर n-1 टाइम इनवर्स। ये टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसे दे रखा है। मोल 1 - n लीटर n-1 टाइम इनवर्स। इसे निकालना चाहो तो फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, तुम बस याद कर लेना, इसके लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर n। n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1/2, या माइनस में भी हो सकता है, ऑर्डर तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो ये तो तुम्हारे पास है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा के। अब देखो, मोल की पावर n अपॉन लीटर की पावर n।
ठीक, क्योंकि हमें पता नहीं है ना ऑर्डर कौन सा है, एन मान लिया है। यही देखो ऑर्डर 2 था तो मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर कर दिया था, ऑर्डर 1 था तो मोल पर लीटर कर दिया था। इस बार ऑर्डर पता नहीं है, एन है तो हमने मोल पर लीटर और दोनों में पावर कितनी लगा दी, एन। अब इसके बाद जब इसे यहाँ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, मोल, यही जो ऊपर लिखा है 1 माइनस एन हो जाएगा, लीटर एन माइनस 1 और टाइम भी इन्वर्स 1। तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्मूले पे नीट में क्वेश्चन आया कई बार तुमसे डायरेक्ट पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, और कई बार इस वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आया है। तो नोट कर लो इसे अच्छे से। क्वेश्चन साथ में लिखो, फॉर ए रिएक्शन R is equal to K CH3COOH 3/2 फाइंड ऑफ, देखो इधर क्वेश्चन फॉर ए रिएक्शन रेट लॉ दे रखा है, R इज इक्वल टू के CH3COOH की होल पावर 3/2। पूछना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कभी चेंज नहीं होती है, मैंने लिखवाया भी, कोई सा भी ऑर्डर हो सब में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। बाकी तुमसे रेट कांस्टेंट पूछा है तो रेट कांस्टेंट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था। अब इसमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम। अब टाइम को सेकंड में रख दो, ऑप्शन में जो भी दे रखा हो रख देना। ऑप्शन में अगर मिनट दे रखा हो तो मिनट, और अगर सेकंड दे रखा हो तो सेकंड। इसके बाद हम के की यूनिट निकालेंगे, तो यहाँ हमें ऑर्डर पता नहीं, के की यूनिट निकालेंगे। nth ऑर्डर के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला के के लिए मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स, टाइम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ n की वैल्यू है 3/2, देखो क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है 3/2, तो n की वैल्यू 3/2 रख दो, जो आंसर आए वही आंसर है, जो आएगा वही रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। यहाँ n ही तो रखना है, nth ऑर्डर के लिए। अरे 1 के लिए हमने निकाल लिया था, 0 के लिए भी निकाल लिया था, 2 के लिए भी निकाल लिया था। अब अगर nth ऑर्डर दे रखा है उसके लिए जनरल फॉर्मूला हमने लिखा ही है, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 टाइम इनवर्स। तो यहाँ n की वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। देखो n की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस 3/2, लीटर 3/2 माइनस 1 और टाइम इनवर्स, टाइम कुछ भी होगा, 1 माइनस 3/2 हो जाएगा मोल माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 टाइम इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा। पैटर्न्स ऑफ हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ पढ़ चुके हैं। देखो जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ था A/A नॉट बाई 2K, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2K, ये जीरो ऑर्डर के लिए था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला निकाला था हमने, ये था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, और सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था टी हाफ इज इक्वल टू 1/KC0। ये 3 फॉर्मूले थे। अब इन तीनों फॉर्मूलों को देखो, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर में देखो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, डिपेंड ही नहीं कर रही थी। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हाफ लाइफ का। सेकेंड ऑर्डर में देखो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो बात समझ में आ रही है? इससे भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, नीट में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। उन्होंने रिलेशन पूछ लिया है टी हाफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन में, अलग अलग ऑर्डर में टी हाफ में और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन पूछा है। तो अगर हम nth ऑर्डर के लिए बात करें, देखो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल चुके हैं और सेकंड ऑर्डर का भी निकाल चुके हैं। क्वेश्चन भी आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे, तो क्वेश्चन भी खूब सारे हैं। जब ये बात पूछेगा टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन का,
कोई भी nth ऑर्डर होगा, कोई भी nth ऑर्डर, और उसमें टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का जब रिलेशन पूछेगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, जनरल फॉर्मूला nth ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस n। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब इसी फॉर्मूले में देखो तुम, जीरो ऑर्डर के लिए यही फॉर्मूला रखो, टी हाफ ए नॉट 1 माइनस जीरो, तो 1 माइनस जीरो होगा तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ गई। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लो, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब टी हाफ इंडिपेंडेंट हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, पावर जीरो। और अभी यही सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लो, तो ये हो जाएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1 माइनस 2 रख दो यहाँ, ये हो जाएगा टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक, तो देखो अभी ऊपर लिखा है हमने, यही सब ऐसे सॉल्व करोगे तो आएगा। तो अगर nth ऑर्डर दे रखा है, nth ऑर्डर, तो उसमें टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन होगा पावर में 1 माइनस n। जो भी ऑर्डर दे रखा है, n दे रखा है, उसे रख दो और इनके बीच में रिलेशन निकालो। अब इन्हीं रिलेशन को देखते हुए अगर टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाओगे, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए बनाओगे तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, अब अगर तुम टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब ग्राफ बनाओगे तो देखो जरा, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में टी हाफ में इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं नहीं आया, कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगा। तो देखो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चला जाएगा। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए बनाओगे, यहां देखना ध्यान से, अगर सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाओगे, सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ देखो 1 बाई ए नॉट लो लोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, बोलो डायरेक्ट आ जाएगा फिर तो। अरे 1 बाई ए नॉट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ए नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जब 1 बाई ए नॉट के लिए बनाओगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा सेकंड ऑर्डर का। और अगर ए नॉट के टर्म्स में पूछ ले, टी हाफ और ए नॉट के टर्म्स में पूछ ले तो इस तरीके से बन जाएगा। क्यों, यहां देखो ए नॉट है, फॉर्मूले में देखो टी हाफ 1 बाई सी ए नॉट के, ए नॉट कह लो या सी नॉट कह लो, 1 बाई ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगा। अब यहां हमने जीरो से पास तो करा, ओरिजिन से पास नहीं करेगा ग्राफ, लिख तो दिया है ऐसे, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। देखो इधर देखो, जब कंसंट्रेशन जीरो होगी तो हाफ लाइफ जीरो होगी। जीरो कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अरे कुछ तो कंसंट्रेशन होगी तभी तो हाफ लाइफ निकालोगे। यहाँ भी देखो जीरो कंसंट्रेशन पे तो हाफ लाइफ नहीं निकाल सकते ना, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा, लेकिन ठीक है, फिर ऐसे भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ, हमने अभी तक रेट लॉ पढ़ लिया, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ा। अच्छा, हमने मॉलिक्यूलरिटी पहले डिस्कस कर लिया था, और हमने मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसके बारे में बताया था। अब हम इन दोनों रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। हेडिंग डालो एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी में मैंने तुम्हें बताया था कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच है और टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज ही मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज किसी रिएक्शन में, वही क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है और ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी जीरो भी नहीं हो सकता और कभी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, ये बताया था। और हमने तुम्हें बताया था कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, और ऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जीरो ऑर्डर भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पढ़ चुके हैं। यानी ऑर्डर जीरो भी आ चुका है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, ऑर्डर कुछ भी आ सकता है।
जब हम बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन की, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री का दूसरा नाम है सिंपल रिएक्शन भी नाम है और सिंगल स्टेप रिएक्शन भी नाम है, यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो जब इस रिएक्शन को लैब में देखा गया, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, हर बार जितनी बार भी रिएक्शन कराई गई, एलिमेंट्री रिएक्शन जितनी भी कराई गई, तो हर बार नोटिस ये किया गया लैब में कि जो इसका ऑर्डर है वो मोलिक्यूलिटी के बराबर आ रहा है। जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया, 10 रिएक्शन पे, 15 रिएक्शन पे, जितनी भी रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो यही पता लगा कि इसका जो ऑर्डर है वो इसकी मोलिक्यूलिटी के ही बराबर है। यानी यहाँ जितनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वही उसका ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये पता चला कि जो इसकी मोलिक्यूलिटी है वही इसका ऑर्डर है। एक बार नहीं 10 बार रिएक्शन कराई, लैब में 10 बार उन्होंने रिएक्शन कराई, तो यही पता चला कि इसका ऑर्डर और मोलिक्यूलिटी दोनों सेम है। तो हम कह देते हैं इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू द मोलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना? अपने पास से नहीं कह रहे हैं, ये लैब में प्रूव हुआ बाकायदा। ठीक है ना? ये नहीं कि अपने पास से हम कहते हैं कि मोलिक्यूलिटी और ऑर्डर सेम है। जब रिएक्शन कराई गई, बार बार रिएक्शन कराई गई, एलिमेंट्री रिएक्शन को बार बार लैब में कराया गया, तो पता यही चला कि मोलिक्यूलिटी और ऑर्डर सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन में तुम ये कह दो ऑर्डर कम्स आउट टू बी इक्वल टू द मोलिक्यूलिटी। तो यहां लिखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन is equal to the molecularity कोई रिएक्शन थी, ए से बना प्रोडक्ट, तो इसका जब रेट लॉ लिखोगे वो हो जाएगा के ए की पावर 1, और यहाँ मॉलिक्यूलिटी निकालोगे तो वो आ जाएगी 1। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है 1, तो मॉलिक्यूलिटी भी कितनी आ जाएगी 1। अगर कोई रिएक्शन लिख रहे हैं हम ए प्लस बी और इससे बन रहा है प्रोडक्ट, तो ये सारे काम लैब में देखे गए थे, यहाँ नहीं। तो यहाँ रेट निकल कर आया था, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1, और मॉलिक्यूलिटी आ गई थी 2। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलिटी तो 2 हुई। अगर कोई रिएक्शन हो रही है 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ रेट आ गया था इसका के ए स्क्वायर बी, और यहाँ रिएक्टिंग स्पीशीज देखोगे तो 3 है, तो यहाँ मॉलिक्यूलिटी भी कितनी आ जाएगी 3। लैब में ये सारे काम हुए। तो यहाँ ऑर्डर कितना आया 1, यहाँ ऑर्डर कितना आया 2, और यहाँ ऑर्डर कितना आया 3। तो इन तीनों रिएक्शन में तुम देखोगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी दोनों सेम। जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगी सेम। अच्छा, यहाँ कहीं जीरो ऑर्डर है? बताओ, कभी किसी की मॉलिक्यूलिटी जीरो होती है? मॉलिक्यूलिटी कभी जीरो होती नहीं हो सकती। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर भी कभी जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये भी लिख लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां अगर कोई क्वेश्चन दे दे, इन्हें सिंगल स्टेप रिएक्शन फाइंड रेट लॉ, और रिएक्शन कुछ ऐसे दे रखी है ए प्लस बी प्रोडक्ट। क्वेश्चन में उसने पहले ही कह दिया सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो हम मॉलिक्यूलिटी के हिसाब से इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ रेट लॉ देखेंगे, रेट लॉ इज इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर 1 बी की पावर, और यहाँ ऑर्डर अगर पूछ लेगा तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ 2 1 और 1। एलिमेंट्री रिएक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हेडिंग डालो, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन लिखो, NO प्लस NO
ये हो जाएगा N2O2 और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। इसके बाद N2O2 प्लस O2, ये बन जाएगा 2NO2। ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का। जब इसको ऐड करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2NO प्लस O2 और ये बन जाएगा 2NO2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है। अब यहाँ पूछ रहे हैं फाइंड रेट लॉ। ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। इस तरीके की रिएक्शन देखो आता है, क्वेश्चन आता है, कई बार आया। ध्यान समझना कठिन है और क्वेश्चन आता है बहुत बार, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ ध्यान से समझ लेना। ठीक, क्वेश्चन देखो जरा, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकालने जा रहे हैं। एक रिएक्शन दे रखी है NO प्लस NO N2O2, फिर N2O2 की O2 से रिएक्शन कराइए तो 2NO। ये मैकेनिज्म दे रखा है, मैकेनिज्म स्टेप दे रखे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नीचे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन स्टेप से हुई, यानी ये जो बना है वो इन स्टेप को फॉलो करके बना है। ऊपर मैकेनिज्म है, नीचे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हें रेट लॉ बताना है, रेट लॉ। तो अगर मैं रेट लॉ निकालूँ, देखना रेट लॉ, अभी हमने एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ी थी, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो रेट लॉ होगा KNO² और O, उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए एलिमेंट्री। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है एलिमेंट्री नहीं है, सिंगल स्टेप में नहीं हो रही है, ये तो कई स्टेप में हो रही है, कई स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। अगर ऐसे लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये रिएक्शन कई स्टेप में हो रही है। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती आंसर सही होता। एलिमेंट्री रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है लैब में कि जो मॉलिक्यूलिटी होती है वही उसका ऑर्डर हो जाता है, तो हम सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट आंसर आ सकता था एलिमेंट्री के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो कई स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप में नहीं हो रही। तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो समझो। हम देखेंगे इसमें स्लो स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप वही हो जाएगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS। स्लो स्टेप ही क्या होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मैकेनिज्म में दो स्टेप दे रखे हैं, 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, एक तो फास्ट है, दूसरा स्लो है। तो फास्ट जो है वो तो रिएक्शन ही बहुत तेज हो जाएगी, वहाँ तुम रेट पता कैसे कर पाओगे। 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई थी, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट स्लो। शुरू स्टार्टिंग यहीं से की थी हमने। तो जो वेरी फास्ट था या फास्ट था उसका मैंने तुम्हें बताया था, हम रेट उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज हो जाएगी, बहुत तेजी में रिएक्शन हो जाएगी, रेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो रेट जो कैलकुलेट कर सकते हो वो स्लो वाले स्टेप से कर सकते हो। रिएक्शन का स्लो वाले स्टेप का जो रेट होगा वही लगभग रेट किसका होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वही किसका होगा, फास्ट वाले का हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो ये वाली रिएक्शन लिखेंगे स्लो वाली रिएक्शन, और स्लो वाली रिएक्शन का हम लिखेंगे रेट। तो रेट कैसे लिखोगे, रेट हो जाएगा KN2O2 और O2, ये आ जाएगा रेट, रेट लॉ आ जाएगा ऐसे, ये आंसर आना चाहिए। इतना ही रेट इसका होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, लगभग इतना ही इसका होगा। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पर N2O2 है और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें NO है, N2O2 नहीं है। देखो यहाँ O2 भी है, यहाँ भी O2 है। जब रेट लॉ लिखने जाओगे किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो उस रेट लॉ में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आया है वही किस में आना चाहिए, रेट लॉ में भी। और अगर नहीं आया है तो उसे एलिमिनेट करके लाना पड़ेगा। जो इंटरमीडिएट आ गया है रेट लॉ में उसे हटाना पड़ेगा, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दे रखा है उसको लाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो रेट तो लगभग इन दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन है। और जो स्लो वाले का होगा, ये देखो इसका रेट लिखा है ना मैंने, स्लो रिएक्शन का रेट लिखा है, तो जो इसका रेट होगा वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट होगा लगभग। बस दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पर आ गया है इंटरमीडिएट N2O2। और ये कैसे पता चला मैं इंटरमीडिएट है, देखो यहाँ पर N2O2 बना और यहाँ पे खत्म हो गया, इसका मतलब इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट वही तो होता है जो रिएक्शन में बने और खत्म हो जाए। तो इसको हटाना है, NO लाना है। तो हम देखेंगे NO कैसे मिल सकता है, इसे हटा के NO कैसे मिल सकता है। तो हम जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम
रिवर्सिबल रिएक्शन के पास, हमेशा किसके पास जाएंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। 11वीं क्लास में तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ही। तो देखो वहाँ हम केसी निकालते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो केसी निकालते हैं। देखो केसी निकालेंगे हम N2O2 और यहाँ हो जाएगा अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जब कभी भी तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना हो, यानी जो इंटरमीडिएट दे रखा है उसको जब कभी भी हटाना है तुम्हें, रिएक्शन आएगी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में, कई स्टेप दे रखे होंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी होगी, वो पूछेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो बताओ, या और ज़्यादा पूछेगा तो ऑर्डर पूछ लेगा। तो डायरेक्ट इसको तुम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में भी नहीं। हाँ सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, सही भी हो सकता है, यही ऑर्डर भी हो सकता है, यही लिख दोगे तुम तो सही हो सकता है, लेकिन मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कोई पता नहीं है सही है या गलत हो, दोनों हो सकते हैं, देखना भी क्या होगा अभी देखना, लेकिन हमेशा वो सही नहीं होगा, आने वाले क्वेश्चन में देखोगे। तो जब कभी भी तुम्हें इंटरमीडिएट हटाना है तो तुम रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाओ, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाओ, वहाँ से अपना निकाल कर लाओ, ठीक। तो वहाँ तुम निकालोगे केसी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है? NO, 2 बार है तो ये हो जाएगा NO², ठीक है। बोलो अब तुम यहाँ से N2O2 देखो क्या हो जाएगा, N2O2 इज इक्वल टू KCNO²। अब यहाँ से तुम्हें N2O2 मिला, N2O2 रेट में ला के रख दो, N2O2 की वैल्यू रेट में उठा के रख दो। अब देखो रेट कांस्टेंट, स्पीड K थी पहले, रेट कांस्टेंट क्या थी? K। अब ये चेंज हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है ना। तो ये तो पूछा नहीं है हमसे, K के बारे में तो उसने पूछा नहीं है, हमसे रेट लो पूछा है, तो हम सीधे यहाँ रख देंगे इसको N2 की पावर, N2 की वैल्यू को, रेट हो जाएगा KCNO², और साथ में O2 तो था ही था। तो यहाँ रेट कांस्टेंट भी अलग आ जाएगा, नया आएगा, K डैश मान लो, पूछा नहीं है लेकिन कोई मतलब नहीं है, NO²O2, और ये तो रेट आ गया, ऑर्डर पूछ ले तो 2 + 1 3। अब इस क्वेश्चन में समझो, इस क्वेश्चन को अब फिर से देखो, यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है 2NO + O2 2NO2। अगर तुम इसका रेट लिखोगे एलिमेंट्री मान के, अगर तुमने इसका रेट लिख लिया, एलिमेंट्री मान के लिखोगे तो वो लिखोगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NO²O2। लेकिन मैंने कहा ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, हम तो ऐसे ही निकालेंगे अपना, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप तो है नहीं, मल्टी स्टेप है, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसे। लेकिन देखो जब हमने सॉल्व किया तो रेट क्या आ गया? NO²O2। अगर तुम एलिमेंट्री में समझ के भी निकालते तब भी यही आता। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है रेट बराबर हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है अगर तुम इसे एलिमेंट्री मान के ही करो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को तो हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन हर क्वेश्चन में सेम नहीं होगा। सॉल्व तुम्हें ऐसे ही करना है, सॉल्व ऐसे ही करना है। ये अलग बात है, देखो बाई चांस सेम आ गया, एलिमेंट्री का और कॉम्प्लेक्स अगर समझ के करो तो, दोनों समझ के करो तो देखो सेम आ गया, ठीक है ना। लेकिन अभी चेंज भी आएगा, दूसरे क्वेश्चन में चेंज भी आएगा। Following mechanism has been followed या has been proposed for the reaction 2A + B gives D + E। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2A + B gives D + E, और नीचे इनका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, 2 स्टेप का है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप, 2 स्टेप में दे रखा है। A + B gives C + D, ये स्लो स्टेप है, और A + C gives E, ये फास्ट स्टेप। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप तो स्लो होगा, स्लो, क्योंकि स्लो का ही रेट पढ़ सकते हो, फास्ट वाले का तो पढ़ नहीं सकते, तेज इतनी होगी रिएक्शन कि उसका रेट ही नहीं पढ़ पाओगे, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, तो यहाँ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा स्लो। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम इसे एलिमेंट्री मान के करोगे, अगर तुमने इसमें एलिमेंट्री वाला फॉर्मूला मान लिया कि जो एलिमेंट्री के लिए हमने निकाला था, यानी जो एलिमेंट्री में हमने माना था कि मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगी ऑर्डर, तो अगर वो समझ के करोगे तो रेट लो क्या आ जाएगा, देखो रेट लो, अगर एलिमेंट्री समझ के किया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा KA²B, ये रेट लॉ आ जाएगा। क्योंकि जब पिछली वाली रिएक्शन हम सॉल्व कर रहे थे, पिछला वाला क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो अगर उसे एलिमेंट्री मान के करते तब भी वही आंसर आया, और जब हमने कॉम्प्लेक्स मान के किया तब भी वही आंसर आया, दोनों में आंसर क्या आया था? सेम। यहाँ देखना, अगर तुम इसे एलिमेंट्री मान कर रहे हो तो ये गलती मत करना कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए।
अगर एलिमेंट्री रिएक्शन मान के कर रहे हो तब तो ये रेट लॉ हो जाएगा, ऑर्डर 3 आ जाएगा। लेकिन हमें सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से सॉल्व करना है। तो तुम देखो 2a + b गिव्स d + e। अब यहाँ देखो ये जो 2 स्टेप है, यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फाइनली रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2a + b गिव्स d और e, ये हो जाएगी नहीं जाएगी। अब अगर मैं यहाँ रेट लॉ लिखने जाऊँ, रेट लॉ कॉम्प्लेक्स समझ के, तो वो तो स्लो स्टेप वाला होगा, ये हो जाएगा k a b, ठीक, बोलो। अब क्या हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, ये देख लें, हम ये देखें क्या हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। जो मेन रिएक्शन है, मेन रिएक्शन, इसमें कुछ अलग तो नहीं है स्लो रिएक्शन से। देखो ये स्लो है a + b और ये कॉम्प्लेक्स है 2a + b। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। अब तुम सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो तुमने स्लो स्टेप के लिए रेट लॉ निकाला वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी रेट लॉ हो जाएगा। आंसर आ जाएगा k a⁻1 b⁻1। अब देखो जो रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसका रेट लॉ अगर तुम निकालो एलिमेंट्री समझ के तो ये आ जाएगा, एलिमेंट्री समझ के निकाला, या जो तुम्हें दिख रहा है निकाला तो ये आ जाएगा रेट लॉ। लेकिन रियल में जब हमने निकाला मैकेनिज्म देख के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप में तो आएगा नहीं आंसर, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो जब मल्टी स्टेप में तुमने चूज किया स्लो को, यही आरडीएस होगा, आरडीएस के लिए तुमने रेट लॉ लिखा, और जब रेट लॉ लिखा तो तुमने देखा कि जो आरडीएस में है क्या वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में है, हाँ सेम है। तो यहाँ कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, जो स्लो रिएक्शन का रेट लॉ होगा वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ होगा। तो आंसर इसमें आ जाएगा ये, थम जा। इस क्वेश्चन को देखो, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन a2 + b2 गिव्स 2ab फॉलोज मैकेनिज्म एज गिवन। ये मैकेनिज्म दे रखा है, देखो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहला रिवर्सिबल स्टेप है, फास्ट स्टेप है, a2 चेंजेस टू a + a। दूसरा स्टेप देखो स्लो स्टेप है, और यही स्टेप कौन सा होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यही स्टेप क्या होगा, a + b2 गिव्स ab + b। और तीसरा एक और स्टेप दे रखा है, ये फास्ट है, a + b गिव्स ab। अब जो फास्ट स्टेप है उससे तो तुम रेट निकाल नहीं सकते, फास्ट स्टेप से तो रेट निकाल नहीं सकते, रेट निकालोगे स्लो स्टेप से, यानी यहाँ जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो ये वाला स्टेप होगा, स्लो वाला। और इसके हिसाब से हम लिख लें अपना रेट लॉ, इसके हिसाब से लिखते हैं, देखो तो रेट लॉ हो जाएगा, रेट हो जाएगा k a/b2। अब जो मेन रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन a2 + b2, जो इसका रेट होगा वो स्लो स्टेप वाली रेट का ही लगभग सेम होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि जो मेन रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें a2 है और b2 है। यहाँ b2 तो है, स्लो स्टेप वाली रिएक्शन में b2 तो है, लेकिन a2 नहीं है। तो यहाँ से हमें इस a को हटाना है, इसे a को हटाना है, एलिमिनेट करना है, और उसकी जगह a2 लेकर आना है। अब हम देखेंगे a2 कौन सी रिएक्शन से लेकर आना है। तो मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बता दी, फिर से सुन लो, फिर से कहाँ था मैं, क्या बता रहा था, हाँ मैं तुमसे ही कह रहा था यहाँ से a हटाओ। देखो जो तुम्हारे रिएक्शन में है ना, जो भी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स, अरे तुम्हें जो रेट लॉ बताना है वो तो अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हिसाब से बताना है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हिसाब से ही बताना है। तो अगर यहाँ कुछ जो स्लो स्टेप से लॉ, वहाँ अगर कुछ अलग आ जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है और a2 निकालना। तो अब हम यहाँ पर a को एलिमिनेट करेंगे और उसकी जगह a2 लेकर आना है हमें, ठीक। तो हम कौन सा स्टेप देखेंगे इसमें, देखो हमने ये स्टेप यूज़ कर लिया, आरडीएस इसी के हिसाब से अपना रेट लिखा है। मैंने तुम्हें बताया जब कभी भी एलिमिनेट करोगे, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दे रखा है उसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाना है। कितने भी स्टेप दे रखे हों, 4 स्टेप दे रखे हों, 5 स्टेप, 6 स्टेप, कितने भी स्टेप दे रखे हों, जब कभी भी तुम्हें एलिमिनेट करके सब्स्टिट्यूट करना है तो हमेशा कौन सी रिएक्शन के पास जाना है, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ये दे रखी है, फास्ट भी है ये रिएक्शन। यहाँ Kc निकाल लो, Kc निकालोगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन a + a है, तो इसे लिख सकते हो a² अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये हो जाएगा a2। अब तुम्हें a को हटाना है, a को, और उसकी जगह a2 लाना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ ही जाएगा। देखो ये हो जाएगा a² = Kc a2। लेकिन स्लो स्टेप वाली रिएक्शन में ये जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें a² नहीं है, उसमें a है।
तो अंडर रूट ले लो इसका। जब इसका अंडर रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू के सी का भी अंडर रूट ले लोगे, लेकिन के सी तो हमसे उसने पूछा ही नहीं है, के सी के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं है, उसने इफेक्टिव स्पीड तो पूछी नहीं है, यानी इफेक्टिव के पूछा नहीं है हमसे। तो अगर इफेक्टिव के नहीं पूछा है तो हम इसमें अंडर रूट लगाएं ना लगाएं कोई मतलब नहीं है, उसने तो सीधे तुमसे रेट लॉ पूछा है और ऑर्डर पूछा है। तो देखो ये हो जाएगा a2 की पावर 1/2, और अब ये a यहां पर रख दो, जो a की वैल्यू तुमने निकाली है रिवर्सिबल रिएक्शन से, इस a की वैल्यू ये इसको यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो अब फाइनली आ जाएगा k a2 की पावर हाफ और b2, ये तो रेट लॉ आ गया। अब ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर, तो ऑर्डर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2, ये आ गया आंसर। ठीक, फिर से समझ लो ध्यान से, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है a2 प्लस b2 गिव्स 2ab, और उसके ये मैकेनिज्म दे रखा है, 3 स्टेप दे रखे हैं। ये जो रिएक्शन है हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये जो स्टेप दे रखे हैं ये तीनों एलिमेंट्री हैं, ये तीनों क्या है एलिमेंट्री। अब हमें यहाँ से रेट और रेट निकालना है, रेट लॉ निकालना है। तो तुम देखो इसमें जो फास्ट रिएक्शन है उससे तो रेट डिटरमाइन होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो रही है, बहुत जल्दी हो जाएगी, रेट उसका पता कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम जो स्लो स्टेप है उसके हिसाब से रेट लिखेंगे, हमने स्लो स्टेप के हिसाब से रेट लिख दिया। तो जो स्लो स्टेप वाली रिएक्शन का रेट होगा वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा, लगभग सेम। बस दिक्कत ये आ रही है यहाँ पर एक इंटरमीडिएट आ गया है ए हमें कहीं भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं मिल रहा है, a2 मिल रहा है। तो हमें किसी भी तरीके से यहाँ से a हटाना है, उसकी जगह a2 लेकर आना है, तभी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखोगे। जब यहाँ से a हटाकर a2 लाओगे तभी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ होगा। तो जब हम इसको हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a2, तो a2 या जो भी सब्स्टिट्यूट करना है उसे ढूंढने के लिए हमेशा जाना है रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ? रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी लिखो, केसी तुमने लिखा, जब केसी लिखा तो ये आ गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट। देखो a प्लस ए है ना, तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ से तुमने a की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई केसी a2 हाफ, a2 की पावर हाफ आ गई, और इस a की वैल्यू को तुमने यहाँ रख दिया, इसमें रख दिया a की वैल्यू, यहाँ रख दिया, तो आंसर आ गया ये। अब ये आ गया क्या? रेट लो, ये हो गया ऑर्डर। इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर तुम एलिमेंट्री मान लेते, यानी इन स्टेप को अनदेखा कर देते या इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते और एलिमेंट्री मान के अगर तुम इसका आंसर निकालते या रेट लो लिखते, तो तुम लिखते रेट इज इक्वल टू के a2 b2। बताओ, रेट लॉ भी गलत आता, और उसके बाद अगर यही मान के ऑर्डर निकाल लेते तो यहाँ ऑर्डर आता 1 + 1 2, ये भी गलत आ जाता। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी तो हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो, द केमिकल रिएक्शन 2O3 गिव्स 3O2। सही है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स। इसका मैकेनिज्म दे रखा है, 2 स्टेप दे रखे हैं, ये दोनों स्टेप एलिमेंट्री हैं। बोलो, अरे ये स्टेप दे रखे हैं तो एलिमेंट्री होंगे। O3 गिव्स O2 + O, फास्ट है, और साथ ही साथ ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, साथ ही साथ रिवर्सिबल है। दूसरा स्टेप दे रखा है O + O3 गिव्स 2O2, ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका डायरेक्ट रेट लॉ नहीं लिख सकते। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ी हमने, तो हमने तुम्हें ये बताया कि लैब में ऐसा पाया गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जो मॉलिक्यूलिटी है वही ऑर्डर है, वही क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात आई तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में नहीं होती, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कई स्टेप में होती है। अच्छा, वो जितने भी स्टेप हैं उसमें वो अपने आप में एलिमेंट्री है, वो अपने आप में क्या है? एलिमेंट्री। अब अगर तुम डायरेक्ट इसका रेट लॉ लिख दोगे, डायरेक्ट रेट लॉ लिख दोगे KO3 का होल स्क्वायर, तो वो तो गलत हो जाएगा। तुमने तो ये देख के लिख दिया ना। अरे अगर तुम इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे R = KO3, ओजोन का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, तो ये सिंगल स्टेप में थोड़ी है जो ऐसे लिख दोगे तुम। अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती तब तो रेट लॉ ठीक था, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई कई स्टेप फॉलो हो रहे हैं, यहाँ मैकेनिज्म दे रखा है पूरा, तो ये डायरेक्ट तो तुम नहीं कर सकते। अब जो स्टेप दे रखे हैं तुम्हें, जो स्टेप दे रखे हैं उनके हिसाब से तुम रेट ढूंढोगे। तो अगर तुम इस स्टेप पर जाओगे, पहले वाले स्टेप पर, और यहाँ सोचो मैं यहाँ से रेट लिख लूँ, तो रेट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि रिएक्शन है फास्ट, और फास्ट रिएक्शन का मैंने तुम्हें पढ़ाया था रेट कैलकुलेट नहीं कर पाते। जितनी देर में तुम रेट कैलकुलेट करने बैठोगे उतनी देर में तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमेशा स्लो स्टेप की तरफ जाते हैं, और जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा।
वही क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो सबसे पहले तुम इस स्लो स्टेप का रेट लिख लो, सबसे पहले इस स्लो स्टेप का रेट लिखो, जो इसका रेट होगा उसी से मिलता जुलता लगभग सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा। बस फिर ये देख लेना है तुम्हें कि जो तुमने स्लो स्टेप का लिखा है उसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ रहा है। ये चेक कर लेना है कि जो तुमने लिखा है स्लो स्टेप का, अभी मैं बताऊंगा स्लो स्टेप का, उसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ रहा है। अगर कोई इंटरमीडिएट आ रहा है तो तुम रिवर्सिबल रिएक्शन ढूंढो और वहां से उस इंटरमीडिएट को हटाकर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो लिख लो। अब देखो इसमें समझना शुरू करो। सबसे पहले तुम रेट लिखोगे तो स्लो स्टेप का लिखोगे। रेट लिखो, देखो रेट आ जाएगा यहाँ के ओ और O3, ये रेट आ जाएगा। स्लो स्टेप को तुमने रेट लिख लिया। अब ये जो रेट लिखा है इसी से मिलता जुलता लगभग सेम ही रेट होना चाहिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। जो स्लो का रेट होगा वही लगभग किसका होगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में O नहीं है, O नहीं है। और ये जो स्टेप दे रखा है स्लो रिएक्शन वाला, इसमें O है, ये O इंटरमीडिएट है। कैसे पता चला, देखो पहले स्टेप में बना, दूसरे स्टेप में यूज हो गया। जब तुम इसको ऐड करोगे, पूरी रिएक्शन को ऐड करोगे तो यही आ जाएगी। अरे कई स्टेप में हो रही है ना, तो उन स्टेप को ऐड कर लो तो जो कॉम्प्लेक्स है वही तो आ जाएगी। बोलो, अब तुमने यहाँ से O हटाना है, इंटरमीडिएट हटाना है, किसी भी तरीके से इंटरमीडिएट हटाना है। तो जब तुम इंटरमीडिएट हटाने जाओगे तो तुम स्टेप चेक करोगे किस स्टेप से तुम हटा सकते हो। मैंने तुम्हें बताया कि जब कभी भी इंटरमीडिएट हटाओगे तो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाओ, चाहे वो फास्ट हो कैसी भी हो, हमेशा जाओ कहाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन। वैसे तो यहाँ 2 स्टेप दे रखे हैं, अगर यहाँ 5-6 स्टेप भी दे रखे होते, 6 स्टेप दे रखे होते, 5 रिएक्शन उसमें रिवर्सिबल होती, 1 रिवर्सिबल, तो इंटरमीडिएट हटाने के लिए किसकी तरफ जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। और रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो, केसी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन ये है, इसका मैं केसी निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ केसी हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा O2 और O, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट क्या है, O2 और O, तो तुमने लिख दिया O2 और O अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा O3। तुम्हें एलिमिनेट करना है O एलिमिनेट करना है, तो जो एलिमिनेट करना है उसी को बाहर ले आओ, उसी की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा KCO3 अपॉन O2, देखते रहना ध्यान से। अब जो तुम रखोगे इसमें, इस रेट में जब ये O की वैल्यू रखोगे तो KC और K मल्टीप्लाई होकर नया रेट कांस्टेंट आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये रेट कांस्टेंट है, ये दोनों मिला के नया रेट कांस्टेंट आएगा। लेकिन तुमसे वो पूछा ही नहीं है, तुमसे तो रेट लॉ पूछा है, तो इन दोनों को इफेक्टिवली तुम K ही बोल दो। इफेक्टिवली क्या बोल दो, K। अब O की वैल्यू रख दो जरा रेट में, ये आ जाएगा K, पहले ही था KC, दोनों मिला के K हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रख दो। और O की वैल्यू है O3 अपॉन O2, और यहाँ पहले से ही O3 था। देखो ये क्या हो गया, अब ये हो गया KO3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। और ये O2 जब ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा इनवर्स -1। ये आ गया रेट लॉ, समझ में आया, ये रेट लॉ आ गया। ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर निकाल लो, ऑर्डर हो जाएगा 2 - 1, ये आ जाएगा 1। देखो कई बार क्या है, ऑर्डर जो है ऑल्टर हो जाता है कंडीशंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से ऑर्डर चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है, कुछ कंडीशन चेंज होती है जिसकी वजह से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो जो हम एलिमेंट्री रिएक्शन में पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूलिटी ही ऑर्डर होगा, बात समझ में आ रही है। एलिमेंट्री रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे कि जो मॉलिक्यूलिटी है वही क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर। तो यहाँ स्यूडो ऑर्डर में हम पढ़ेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन चेंज होने की वजह से रेट भी चेंज हो जाता है, और जो मॉलिक्यूलिटी होती है वो ऑर्डर नहीं होता। फिर बात समझ में आ रही है। एलिमेंट्री रिएक्शन में हम कह रहे थे कि जो मॉलिक्यूलिटी है वही ऑर्डर है, लेकिन अब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन चेंज होती हैं, और कंडीशन चेंज होने की वजह से रेट भी चेंज हो जाता है। और जब रेट चेंज हो जाता है तो ऑर्डर वो नहीं रहता जो मॉलिक्यूलिटी है, ऑर्डर कुछ और हो जाता है। तो लिख लो समटाइम्स, इसमें लिखो समटाइम्स रेट इज चेंज या ऑल्टर्ड बाई सम कंडीशंस,
और जब रेट ही चेंज हो गया तो ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू मोलिकुलरिटी, यानी जो तुमने एक्सपेक्ट किया था, मोलिकुलरिटी, जो तुमने ऑर्डर एक्सपेक्ट किया था, तुमने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि जो मोलिकुलरिटी होगी वही ऑर्डर होगा, लेकिन ऑर्डर फिर वो नहीं आता। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, देखो इधर एस्टर ले लोगे यहाँ CH3COO C2H5, और जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे यानी वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये चेंज हो जाएगा CH3COOH में और C2H5OH। जब यहाँ रेट निकालने जाओगे तो रेट आ जाएगा K CH3COO C2H5, सही है, और साथ ही साथ H2O भी लोगे ना, H2O। तो यहाँ जब ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर तो 2 आएगा, ऑर्डर क्या आएगा 2। अच्छा ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कोई कॉपी पे तो हम तो पढ़ा रहे हैं तो यही लिखेंगे, लैब में थोड़ी कराएंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल हुआ होगा, और जब एक्सपेरिमेंटल हुआ तो पता ये चला इसका ऑर्डर तो 1 है, पता ये चला ऑर्डर तो 1 है, जो ऑर्डर निकाला था वो नहीं आया। अच्छा मॉलिक्यूलिटी 2 है, यहाँ मॉलिक्यूलिटी क्या है 2, और ऑर्डर तो 2 नहीं आया, ऑर्डर आया 1। और हम पहले ही माने हुए थे एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलिटी होती है वही ऑर्डर होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका था। लेकिन इस वाली रिएक्शन में ऑर्डर आ गया 1, मॉलिक्यूलिटी है 2। तो ये हुआ कैसे, देखो जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराई, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, मान लो तुमने ईस्टर के मोल लिए होंगे कुछ भी 0.01 मोल लिए होंगे, 0.02 मोल लिए होंगे, और जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर एक्सिस में ले लेते हैं। वाटर किस में ले लेंगे, एक्सिस में ले लेंगे। तो देखो अगर जब तुम ये रिएक्शन करा रहे हो CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये रिएक्शन जब तुमने कराई तो मान लो यहाँ तुमने इसके लिए 0.05 मोल ले लिए होंगे, मान लो इतने मोल ले लिए होंगे, और पानी के तो यहाँ 20, 50, 100 कितने भी मोल हो सकते हैं, मान लो 10 मोल हो सकते हैं, 10 मोल अगर लिए हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट देखो, जितने मोल इसके जाएंगे उतने ही मोल इसके जाएंगे, और इसके तो मोल ही है 0.05। तो जब ये पूरा खर्चा हो जाएगा तो H2O कितना बचेगा, 10 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 9.95। तो बताओ कितना चेंज हुआ, H2O में कोई ज़्यादा चेंज हुआ क्या, H2O की कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंज हुआ। तो बताओ इस H2O से की वजह से रेट पे कोई चेंज पड़ेगा, रेट पे कोई चेंज होगा, नहीं होगा। अरे इसमें चेंज ही कितना सा हुआ है, अरे ये 10 हो, 20 हो, 50 हो, हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर हमेशा एक्सिस में रहता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर हमेशा एक्सिस में रहेगा, तो वाटर की वजह से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ही बहुत कम चेंज हुई है। इसको तो तुम ना के बराबर भी मान सकते हो, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम चेंज हुई, तो रेट लॉ पे भी इस वाटर की कंसंट्रेशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो रेट लॉ होगा वो होगा सिर्फ K CH3COO C2H5। तो यहाँ से जब तुम देखोगे तो ऑर्डर आ जाएगा 1, क्योंकि H2O की वजह से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, H2O की कंसंट्रेशन इतनी चेंज ही नहीं हुई कि रेट पे कोई असर डाल पाए। तो हम रेट पे जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से पड़ेगा, तो रेट लॉ में ईस्टर ही आएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। अच्छा ऑर्डर इस रिएक्शन का होना चाहिए था 2, होना कितना चाहिए था 2, क्योंकि मॉलिक्यूलिटी क्या थी 2, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो ऑर्डर आया 1। पता ये चला पानी की वजह से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए रेट पे जो फर्क पड़ा है वो सिर्फ ईस्टर की वजह से पड़ा है, तो ऑर्डर आ गया 1। आना चाहिए था 2, आया 1, इसीलिए इसे वो स्यूडो यूनिमोलिकुलर, क्योंकि ऑर्डर तो आया है 1, मॉलिक्यूलिटी है 2, और हम कह रहे हैं यूनिमोलिकुलर, लेकिन है कितनी मॉलिक्यूलिटी एग्जैक्टली 2, इसीलिए पहले क्या यूज कर लिया हमने स्यूडो वर्ड, स्यूडो यूनिमोलिकुलर, यानी यहां पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी इक्वल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये चेंज हो जाएगा C6H12O6, 2 मोल। तो यहाँ भी ऑर्डर रहेगा 1, मॉलिक्यूलिटी हो जाएगी 2, और ये भी होगी स्यूडो
यूनिमोलिकुलर। चलो 1 घंटे 17, 2:30 बज गए ना।